हेलो दोस्तों, सिविल मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट। जैसा कि आपको पता है कि आज ही एमपीपीएससी का मेंस हुआ है और उसमें पेपर फर्स्ट जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस का किस तरीके से हम आंसर लिख के आते तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते थे। क्योंकि यदि दोनों पार्ट का हम इवेल्युएशन करें और उनकी दोनों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि हिस्ट्री का जो पेपर है वो ज्योग्राफी के कंपैरिजन में जो है वो टफ आया है। और हिस्ट्री पूरी टफ नहीं आई है। हिस्ट्री जो है वो आप देखोगे उसके 3 मार्कर कुछ तो ऐसे पूछ लिए हैं जिसका कोई भी तुक नहीं है। मैं मतलब अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि हिस्ट्री के कुछ 3 मार्कर तो ऐसे होंगे कि जो बच्चों को झपे ही नहीं होंगे। और हमेशा की तरह है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि इस साल ही उसने क्या करा है कि 3 मार्कर को ज्यादा टफ कर दिया है। पहले भी आप देखोगे कि तो वो हमेशा 4 से 5 3 मार्कर तो ऐसे देता था जो बच्चों से बनते नहीं थे। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए था और किस तरीके से हम आंसर लिखते तो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री में पूछा गया कुमुदी महोत्सव। ये क्वेश्चन जो है जर्नली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे से नहीं बना होगा, और जिसने स्किप करा होगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है कि वो स्किप कर रहा है, कर भी देना चाहिए। बेसिकली इसका जो आंसर होता है वो एक प्रकार का ये साहित्य है। और ये साहित्य कब लिखा गया है? तो ये गुप्त काल में लिखा गया था। और ये लिखा किसने था? देखो, एक दो चीज हो सकती है जब हम किसी साहित्य के बारे में विवरण दें तो उसका सबसे पहला तो विवरण ये पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा में लिखा है। और दूसरा जो इसका विवरण हो सकता है वो ये लिख सकता है कि वो रचनाकार कौन था। और तीसरा जो विवरण दे सकते हैं कि उसकी विषय वस्तु क्या है। यदि आपके पास ये तीनों सवाल के आंसर हैं कि आप बता पाओ, जैसे कि एग्जाम्पल पे कुमुदी उत्सव पूछा गया है, तो ये जो साहित्य लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो हमें पता है संस्कृत में लिखा गया था। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमने क्या कर दी, इसकी फुलफिल कर दी। दूसरा जो क्वेश्चन है कि इसका रचनाकार कौन था, तो देखिए इसके रचनाकार के संदर्भ में जो मिलता है वो एक रानी का विवरण मिलता है जिनका नाम था विजय अंबिका। विजय अंबिका ने इसकी रचना करी थी। और इसका जो विवरण मिलता है वो विवरण ये मिलता है कि पाटलिपुत्र के एक राजा थे जिनका नाम था कल्याण बर्मन, उनकी व्याख्या मिलती है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस किसी से भी नहीं बना होगा। हो सकते हैं कुछ विद्वान ऐसे होंगे जो हिस्ट्री मतलब उनसे ही शुरू होती होगी हिस्ट्री, वही इसका आंसर दे सकते हैं, बाकी जनरली किसी से नहीं बने हो। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, और मैंने भी जो है इसको नेट से सर्च करके बताया, मेरे को भी नहीं पता था। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो आया था सूत्राध्यक्ष। तो आपको एक ध्यान रखना है, पहले वो सीताध्यक्ष के रूप में हमको हिंट कर चुका था। वो हर साल क्या करता है, एक नए क्वेश्चन पूछता है, और वो भी किससे रिलेटेड पूछता है? मौर्य काल के जो तीर्थ थे, 27 तीर्थ या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में जो जो अधिकारी संबंधित रहे वहां से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये क्वेश्चंस भी वहीं से था। तो हम इसको लेकर ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत टफ क्वेश्चन था। मोस्टली ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए तो इजी होगा जो पुराने पेपर का एनालिसिस करके गए हैं और उन्होंने क्या करा है, पुराने पेपर को अच्छे से पढ़ा है। स्वाभाविक बात है कि जब वो एक बार तीर्थ से क्वेश्चन पूछ चुका है, सीताध्यक्ष पूछ चुका है, तो लोगों को ये आइडिया तो लग ही जाता है कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लोग तो इसको पढ़ के गए होंगे, और कुछ अच्छे स्टूडेंट तो इसका 3 में से 3 वाला आंसर लिख के आए होंगे। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले जो इसका विवरण लिखना था वो ये लिखना था। तो ये है क्या? तो हमें ये पता होना चाहिए कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का उच्च पद या पदाधिकारी लिख सकते हो। तो एक पॉइंट तो हमारे पास फुलफिल हो गया। एग्जामिनर को ये तो समझ आ जाएगा कि हाँ, बच्चे को भले उसके बारे में अंदर का कुछ नहीं पता, मगर उसके दिमाग में ये तो है कि उसको ये पता है कि ये चीज रिलेट का ऐसे। अब यदि आपको पता हो तो दूसरा इसका कार्य लिखो। तो कार्य के संदर्भ में हम इसका क्या विवरण दे सकते हैं? तो देखिए क्या होता था कि मौर्य व्यवस्था में ऐसा था कि सभी वर्ग जो है, जैसे विधवा हो गई, जो विकलांग हुए, बुजुर्ग हुए, है ना, ये दो किसी पर आश्रित थे, तो प्रशासन क्या करता था, उन्हें कुछ ऐसी रियायतें दे दिया जाता था कि आप थोड़ा बहुत कुछ काम करिए और उस काम के बदले जो होगी वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम को बना दिया जाएगा।
अब जैसे उनको कुछ काम कैसे दिया गया, जैसे सूत को काटने का काम दे दिया, बुनाई का काम दे दिया, सिलाई का काम दे दिया, ये काम दिए जाते थे जो इजी होते थे कि मतलब एक सामान्य व्यक्ति कर सके। और उन कार्य को जो नियंत्रित करता था, वो नियंत्रित करने वाला जो वो होता था, वो कौन होता था? सूत्राध्यक्ष। तो हम बोल सकते हैं कि आश्रित वर्गों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नियंत्रित करता था, नियंत्रित करता था। यदि आप इसका आंसर इस तरीके से लिख के आएंगे तो होपफुली, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता और कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि ऐसा लिख के आ जाओगे तो आपको 3 में से 3 मिल जाएंगे, पर होपफुली ये रहेगा कि आपको वो नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो एक अच्छे कैंडिडेट को मिलना चाहिए। और इसकी मार्किंग जो होती वो किस रूप में होती? यदि मैं एग्जामिनर होता और मैं इसकी मार्किंग कर रहा होता तो मैं इसकी मार्किंग कम से कम, यदि बच्चा इतना भी लिख देता तो मैं उसको 2 से 2.5 मार्क्स तो दे ही देता। ये गारंटी मैं भी नहीं ले सकता कि ऐसा लिख के जाओगे तो 3 मिल जाएंगे, क्योंकि पता भी नहीं है कि एग्जामिनर कौन है, एग्जामिनर को क्या चाहिए, हमें ये नहीं पता। बस हमें ये फुलफिल कर सकते हैं कि एक जो बेस्ट आंसर हो सकता है हम वो लिखें। ये चीज इसको क्लियर है आपको? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया था श्रीहर्ष शियाग। तो ये क्वेश्चंस भी आप टफ भी नहीं बोल सकते और इजी भी नहीं बोल सकते। क्यों टफ? इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने परमार वंश पढ़ा है और परमार वंश में हर्ष शियाग का नाम सुना होगा सभी ने। ठीक है, तो हम एक तो फैक्ट हमको मिल गया कि यदि क्वेश्चन लिखने को आ गया तो हम शुरुआत तो कहां से कर सकते हैं इसकी? पहला फैक्ट जो शुरू कर सकते हैं वो हम कहां से करेंगे? परमार वंश का परमार वंश का शासक, परमार वंश का शासक। ठीक, इससे क्या हुआ कि आपने ये तो उसको शो कर दिया कि मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानता हूं कि हाँ यार ये व्यक्ति का नाम सुना है। तो अब ये भी नहीं है कि वो आपको 0 कर देगा इसका मार्क्स, कुछ तो देगा। दूसरी चीज जो आती है इसकी फैक्ट की, अब दूसरा ये है कि आपको कोई फैक्ट याद आए। अब फैक्ट के संदर्भ में या तो इससे रिलेटेड कोई घटना पता हो आपको तो आप उसको फुलफिल कर पाओगे, या तो आपको यह पता हो कि इसके दरबार में कौन रहता था, या इसने कोई राजधानी के संदर्भ में कुछ काम किया या कुछ निर्माण करवाया, कुछ तो पता होना चाहिए। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण मतलब एक विशेष फैक्ट जो है कि राष्ट्रकूटों से इनका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र करवाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दूसरा फैक्ट हम क्या लिख सकते हैं इसका कि परमार वंश को स्वतंत्र किया। ठीक है, तीसरा फैक्ट जो है इसके दरबार के संदर्भ में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके दरबार में मतलब बोल सकते हैं कि विद्वानों को इसने संरक्षण दिया था और विद्वानों के संरक्षण के संदर्भ में जो है इसने मतलब महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो हम बोल सकते हैं कि विद्वानों को संरक्षण, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर भी यदि मैं मार्किंग करूं तो इस पे भी ये डाउट रहेगा ही कि वो आंसर में आपको कितने मार्क्स देता है। मगर वही बात है कि आप इतना लिख के आओगे तो कम से कम आप 2 नंबर के तो हकदार हो, कम से कम आप 2 मार्क्स के हकदार हो। आप इसके संदर्भ में ये मतलब एग्जामिनर ये नहीं कह सकता कि बच्चे को पता नहीं था। हमें पता है कि फैक्ट जो होता है ना वो याद नहीं आता। कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज होती है कि कॉन्सेप्ट में आप ऊंच नीच करके रिलेट करके चीजें लिख सकते हैं। मगर एकदम से मैं आपको कोई नाम दूं और फिर वो नाम के बारे में आपसे पूछूं कि आप 3 फैक्ट लिखिए, तो वो चीजें क्लिक नहीं होती हैं। फिर भी यदि आप इतना लिख के आए होगे तो आप ये चीज से अपने आप से सेटिस्फाइड लिए कि आपने ठीक लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा ताश, ये तो ये मान के चलिए कि इस क्वेश्चन ने तो ऑलमोस्ट बच्चों को ढसा होगा। जैसे पहले नंबर के क्वेश्चन ने ढसा ना, सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन ने ढसा होगा। पहली चीज तो हम वैसे ही मध्यकालीन भारत ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे जान पे आ रही हो, और ऊपर से मध्यकालीन से ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ख्वाजा ताश क्या है। कुछ बच्चे तो सोचने लगे होंगे कि भैया ये क्या आ गया। ख्वाजा ताश जो है एक मतलब विशेष प्रकार के क्या होते थे, आप बोल सकते हो जो दास हुआ करते थे ना, वो विशेष प्रकार के दास हुए थे। इन्हीं को क्या कहा जाता था? अलाई दास जो हुआ करते थे, जो राजा की विशेष सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें ख्वाजा ताश कहा जाता था।
तो इनके संदर्भ में हम क्या लिख सकते हैं कि देखो, पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी, जैसे कुछ स्मार्ट बच्चा होगा या जो ऐसा जानता होगा कि यार अब कैसे क्वेश्चन को मैनेज करूं, गोल मटोल बातें कैसे करूं, तो गोल मटोल बात करने से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप जानते हो कि हर एक यूनिट से 3 3 मार्कर आने थे, ये तो क्लियर है। अब जब 3 मार्कर आने थे तो भैया हमने प्राचीन भारत के तो खत्म कर दिए, अब रह गए कौन से हमारे पास, मध्यकालीन के। तो गोल मटोल बात में व्यक्ति क्या करेगा, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कोई शब्दावली, ये भी कर सकता है जब एग्जैक्ट नहीं पता है। तो शुरुआत कहां से करेंगे कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से संबंधित शब्दावली। अब या तो ये लिख दो, या दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित शब्दावली, क्योंकि देखो एग्जैक्ट जब आंसर नहीं पता तो आप ऐसे थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिख सकते हो। दूसरी चीज आप इसमें क्या संदर्भ दे सकते हो कि जो विशेष प्रकार के दास होते थे, विशेष दास जो किसकी सेवा में लगे हुए हैं, स्वामी की सेवा में या राजा की सेवा में लगे, या राजा की सेवा में, लगे होते थे। और इन्हीं को क्या कहा जाता था, अलाई दास कहा जाता था। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। यदि आप इतना लिख के आए हो तो इसमें तो देखो मार्किंग का वैसे ही डाउट है, मोस्टली बच्चों ने छोड़ ही दिया। क्यों? क्योंकि उनको उस टाइम तो क्लिक हुई नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा कि यार एक काम करो, छोड़ो छोड़ो। यदि इतना लिख के भी आ गए हो आप, तो आप ये मान के चलो आपको मिनिमम 1.5 मार्क्स तो मिलेंगे। तो पूरे मार्क्स नहीं देगा, मगर इसमें वो आपको क्या मार्किंग कर सकता है, 1.5 मार्क्स तो दे देगा उन्होंने। चलो ठीक है, बच्चे ने इतनी मेहनत तो करी। ठीक है, नेक्स्ट, ये मार्किंग मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने जो आंसर लिख के आए हैं, है ना, आपने जो आंसर लिख के आए हैं उसकी एक बार आप रिचेक कर सको कि आपको पता हो कि आपको कितने अंक मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद बीबी। देखो ये क्वेश्चंस भी सरल है, मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है, तो इसके संदर्भ में भी आपको ये मान के चलिए कि 3 में से 3 मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी है। और जो लोगों ने अकबर को अच्छे से पढ़ा है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि अकबर और अहमदनगर के बीच का जो संघर्ष है उसमें चांद बीबी का नाम ना पढ़ा हो। आपने पढ़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि बहुत फेमस है ये अहमदनगर और अकबर के साथ जो इन्होंने संघर्ष किया, और उसके बाद जो उन्होंने संधि कर ली, और उस संधि के बाद जो इनकी हत्या कर दी गई लोगों द्वारा, तो वो जो संघर्ष है वो इन्हें बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण बना देता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आप पहली चीज क्या लाइन लिखोगे कि जैसे आपको पता है, तो पहला डाउट ये है कि ये कहां से है, अहमदनगर की, अहमदनगर की रानी। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको पॉइंट पॉइंट बता देता हूं और उनको अरेंज करके बता देता हूं, जिससे क्या होगा कि आपका भी टाइम कम बचेगा और मतलब वीडियो जो है वो ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए ना। दूसरी चीज जो है वो अकबर के साथ संघर्ष, अकबर के साथ संघर्ष। और दूसरी एक और इसके साथ क्या कर सकते हैं, संधि। ठीक है, और तीसरा जो है फैक्ट जो लिख सकते हैं वो इनकी मृत्यु के संबंध में। और मृत्यु क्या है, जनता द्वारा हत्या। ये 3 फैक्ट लिख दोगे इनफ है। आपको इसकी मार्किंग जो हो सकती है वो भी ये मान के चलो 2 से 2.5 नंबर की हो जाएगी इतना लिखने पर एक चीज और याद रखिएगा, इसमें आप और भी कोई विशेष फैक्ट डाल सकते हो तो वो डाल देना, मगर इतना मार्क्स इतना ही लिख के आना अपने आप में एक चैलेंजिंग था, क्योंकि वहां उस समय एकदम से याद नहीं आता। क्योंकि हम जो मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, जब अकबर पढ़ रहे होते हैं तो अकबर के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ते हैं, है ना। हम ये अलग से क्वेश्चंस नहीं निकालते हैं कि चांद बीबी के बारे में आ गया तो मैं क्या लिखूंगा। केवल हमें इतना पता होता है कि अहमदनगर से संबंधित है, तो आप यदि ये इतना भी लिख के आए हो तो आपको 2.5 मार्क्स की मार्किंग हो जाएगी। और यदि इतना नहीं लिखा है और आपने केवल अहमदनगर से रिलेटेड लिखा है, तो ये मान के चलिए आपकी 1 नंबर उसमें कम हो जाएंगे, तो वो 1.5 मार्क्स की मार्किंग हो जाएगी। स्पष्ट? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीनी आयोग। देखिए, जिन लोगों ने नेट का एग्जाम दिया है
है ना, उसी के साथ साथ जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, उन लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है। जनरली जो अच्छे पब्लिकेशन से बुक्स पढ़ी हैं, जैसे यहाँ भवरकुआ पे देखोगे आपको बहुत सारी बुकें मिल रही हैं, मगर बहुत रेयर बुक होंगे जिसमें ये इसका वो दिया हुआ है। पहली चीज तो कि मतलब आपको कहीं से ये कॉन्टेस्ट मिल जाए कि ये चीज जो ये कंटेंट जो है वो अवेलेबल हो जाए, है ना। दूसरी चीज, यदि गलती से ये आयोग सामने भी आ गया होगा, यदि ये गलती से आयोग सामने भी आ गया होगा, तो आपने सबसे पहले उसको साइड करा होगा, ये वाला पेज तो पहले पलटाऊंगा मैं, इसको तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये क्वेश्चन आने नहीं है। हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर सीधे क्या स्थायी बंदोबस्त पे आ जाओ, महल वाली व्यवस्था पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा हम दूसरे आयोग पे जाते ही नहीं है। जबकि ये जो वो आयोग है, जब वॉरेन हेस्टिंग शुरू में आया, अब वॉरेन हेस्टिंग जब आया था तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम भू राजस्व व्यवस्था को कैसे मैनेज करें। और भू राजस्व व्यवस्था को मैनेज करने के लिए उनने 1776 में, किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने इस आयोग का गठन किया था। और ये किससे संबंधित था? भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित। और भू राजस्व व्यवस्था में भी ये मेनली क्या काम करने वाला था, तो इसका मेन पर्पस ये था कि जो भारतीय भूमि है, भारतीय भूमि का व्यवस्थित सर्वे बोल सकते हैं या मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या था कि भारत से हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूलना है। और रेवेन्यू कब वसूलेंगे? जब हमें पता होगा कि वहां की कृषि किस तरीके की है, वहां की कृषि का आवंटन कैसे हुआ है, हम टैक्स कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए ये क्या करा था, इस आयोग का गठन किया गया था। यदि आपने इतना लिख के आए हैं तो आप निश्चिंत है, मतलब निश्चय ही आप 2 मार्क्स के क्या हो जाओगे, हकदार हो जाओगे। ठीक है, इतना लिखने पे आपको 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वकास्ता। अभी हिंदी और इंग्लिश में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि हिंदी में जो आता है वो वास्ता आता है और इंग्लिश में वकास्ता लिखा हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा डाउट है कि ये वकास्ता वही है जो हम समझ रहे हैं या फिर ये कोई और है। तो देखो, जनरली जो है बंगाल की जो भूमि क्षेत्र था 1900, जो बंगाल में भूमि क्षेत्र था, बंगाल भूमि क्षेत्र, उसे वकास्ता कहा जाता था। और इसी के लिए 1946 में एक विद्रोह हुआ जिसे बोला जाता है वकास्ता विद्रोह। इस विद्रोह में क्या हुआ था कि जो बंगाल के भूस्वामी लोग थे, है ना, वो अपनी भूमि पर अपना अधिकार शो करना चाह रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उस पर जो है वो टैक्सेशन की व्यवस्था इस तरीके के हो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़े। दूसरी चीज कि उनकी भूमि पर कोई दूसरा व्यक्ति अधिकार कर ले, तो ये वो व्यवस्था थी। मगर अब इसमें जो हिंदी में लिखा हुआ और इंग्लिश में लिखा हुआ, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि वो क्वेश्चंस वही है जो अपन समझ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, देखिए आपने हृदयनाथ कुंजरू का नाम जो है वो फजल अली आयोग के संदर्भ में तो सुना ही होगा। ठीक है, यदि इनके ऊपर आपको यदि 3 मार्कर लिखना हो तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये थे कौन। तो हमें पता है ये कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, और संविधान सभा के सदस्य भी रहे। सभा सदस्य, ठीक है। यदि दूसरा जो इनके बारे में वो लिखना पड़े फैक्ट, तो वो हम ये लिख सकते हैं कि आपको याद होगा कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके लिए एक खेल मनोरंजन और बोल सकते हैं कि संसद को एडवाइस देने के लिए एक समिति का गठन किया और उस समिति के जो है इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एक तो फैक्ट वो है हमारे पास।
दूसरी चीज हमारे पास फैक्ट क्या हो सकता है कि जब फजल अली आयोग का गठन हुआ तो उसके ये सदस्य भी रहे, तो दूसरा फैक्ट हम ये लिख सकते हैं, राज्य पुनर्गठन हेतु गठित समिति के सदस्य थे। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है, अब ये डाउटफुल है कि अब इसमें क्या लिखे, है ना। तो या तो आप इनकी एक बुक पता होनी चाहिए, जो मैं गारंटी ले रहा हूं कि पता नहीं होगी, उन लोगों को पता होगी जो मतलब पहले कभी पढ़ी होगी। जनरली अब कोई स्पेशली इस बुक को तो पढ़ के नहीं जाएगा कि हृदयनाथ कुंजरू की मुझे बुक याद हो, वो नहीं पता हो। तो एक व्यक्ति का कथन हमेशा याद रहता है। आपको याद होगा जब बंगाल विभाजन हुआ, एक तो वो इन्होंने कहा था कि कर्जन का जो टाइम है, कर्जन ने भारत मतलब बोल सकते हैं कि पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बुरा काल जो बोला है वो कर्जन का टाइम बोला है। तो एक वो कथन लिख सकते हैं आप इनका। दूसरी चीज कि स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इन्होंने क्या करी थी, व्याख्या करी थी। या फिर ये बता सकते हो कि स्वतंत्रता संग्राम को एक राष्ट्रीय संग्राम जो बोल सकते हैं, या राष्ट्रीय स्तर का एक विद्रोह जो है वो कहा था इन्होंने। ठीक है, तो आप कर्जन के संदर्भ में कथन की व्याख्या करें। या कर्जन के काल को इन्होंने भारतीय इतिहास का सबसे बुरा काल कहा है। यदि ये 3 पॉइंट आप डालते हैं तो होपफुली आपको वही 2 से 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, जो एक अच्छे मार्क्स हैं। और क्वेश्चन इतना टफ नहीं था कि आप इसको लेकर मतलब बहुत ज्यादा संदिग्ध में रहे, इजीली इसको लिखा जा सकता था। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या होता है पेपर में एग्जाम, अब मैं यहां बता रहा हूं, यहां बताना एक अलग चीज है और वहां पर पेपर में लिखना बहुत अलग चीज होती है ना। मैं यहां तो क्या है कि सब चीजें देखनी है, क्वेश्चन सामने है, जैसा मन आएगा वैसे बताएंगे। व्यक्ति क्या होता है जब वहां लिख रहा होता है तो उसको पता होता है कि वो क्या लिख रहा है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि वहां एकदम फैक्ट नहीं याद आते हैं। ये पूरा गेम जो चलता है वो प्रैक्टिस से चलता है, कि आप कितनी प्रैक्टिस आपने करके गए हो तब जाके आप एग्जाम में उस माहौल में क्या कर पाओगे, अपने आप को ढाल पाओगे। यहां पर आप 100 फैक्ट बता दोगे, सर इसके बारे में ये था, उसके बारे में ये था, मैं ऐसा लिख के आ जाता, वैसा लिख के आता, कोई मतलब ही नहीं है उसका। आपने एग्जाम में किस तरीके से लिखा है, और वो प्रैक्टिस जो है वो आपने कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी और उससे धीरे धीरे डेवलप्ड करी होगी। पर एक चीज इसको समझने वाली बात है कि एमपीपीएससी का अभी आप पेटेंट देख रहे हो तो वो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे इतने लौए पूछ रहा है कि मतलब ऐसा कि बस आपको लिख के आना है। मगर कई बार क्या होता है जब कठिन क्वेश्चन सामने आते हैं, है ना, कठिन क्वेश्चन सामने आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनका प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं, और जब कठिन क्वेश्चंस का प्रेशर आ जाता है तो इजी क्वेश्चंस में भी हम अच्छे पॉइंट नहीं डाल पाते। समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेन पर्पस ये है अपना कि देखो आपसे जो नहीं बन रहा वो नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे लोगों से नहीं बना होगा, आपसे ही क्या, बड़े बड़े टॉपर्स के भी आप इंटरव्यू सुनते हो तो वही कहते हैं कि यार भाई मैं 4 3 मार्कर छोड़े आया, 2 ये छोड़े आया, वो छोड़े आया। क्यों? क्योंकि नहीं बने और नहीं बनते हैं, स्वाभाविक बात है, वो भी इंसान है। मगर उनकी एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो क्वेश्चन सरल होता है वो सरल क्वेश्चंस को ऐसे तरीके से ट्रीट करते हैं या ऐसे तरीके से डील करते हैं जिससे उनको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाए। समझ रहे हो आप। क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता बिल। अब ये जर्नली क्वेश्चन इजी है और आपको पता भी होगा, मगर हो सकता है कि अभी तक मैंने आपको कितने 3 मार्कर करवाए, 8 करवाए और ये नोवा है। अब उसमें से 4 तो आपसे बने नहीं, और जो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नहीं बने होंगे। पहला जो कुमुदी आया था महोत्सव वो नहीं बना होगा, दूसरा ख्वाजा ताश नहीं बना होगा, तीसरा आपसे वक्स्ता नहीं बना होगा। अब 5 में से 3 नहीं बने और 2 आपने केवल ऐसे ढील पूल में लिख के आ गए, और आपको लग रहा है आपने बहुत महान काम कर दिया होगा कि मैंने ऐसा लिख के आया वैसा लिख के आया, नहीं लिखा होगा, स्वाभाविक बात है ना। अब क्वेश्चन है इजी। अब बात यह है कि आपने जो आंसर लिखे हैं उसमें जस्टिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि मैंने जो क्वेश्चन करे हैं वो अच्छे से करे हो। इस क्वेश्चन को यदि आप डील करते हो तो आपको किस तरीके से डील करना है, तो सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि ये बिल आया कब। तो हम सब जानते हैं कब आया था, ये 4 जुलाई को। और 4 जुलाई कब? 1947। ठीक है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण डेट जो आपको यदि पता होगा तो पारित बता दो, कब पारित हुआ? 8 और 18 जुलाई
1947 को पारित। ये एक ही में फैक्ट हो सकते हैं ये दो ना, आप इन्हीं दोनों फैक्टों को एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। दूसरा फैक्ट आप इसके संदर्भ में क्या बता सकते हो कि इस बिल से ही जो माउंटबेटन योजना का रूपरेखा थी उसको सारत्व मिला, मतलब जो सार बोलते हैं ना कि माउंटबेटन योजना क्या वैधानिक रूप वो था ये, तो हम यहां मेंशन कर सकते हैं माउंटबेटन योजना को वैधानिकता। अब माउंटबेटन योजना को वैधानिकता कैसे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ये माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी, जिसको 3 जून योजना कहते हैं। अब वो योजना तो केवल एक प्लान था, और वो प्लान को एक कानून के रूप में तब्दील करना, और जब कानून बनेगा तो उसको क्या करेगा, हम वैधानिकता देंगे। तो उन्होंने जो प्लान बनाया था 3 जून वाला, उसकी वैधानिकता जो निश्चित हुई थी वो इससे ही निश्चित हुई थी। स्पष्ट है ये बात। और लास्ट जो फैक्ट डाल सकते हैं कि इस बिल से ही भारत का विभाजन हुआ, भारत विभाजन है ना, और स्वतंत्रता। यदि ये 3 फैक्ट डालते हो, क्वेश्चन इजी था, है ना। यदि ये आपने ये 3 फैक्ट डाले हैं तो आप इसमें जरूर 2.5 मार्क्स की उम्मीद कर सकते हो। अब मैं हर बार 2.5 या 2 क्यों दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वहां 3 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, बस जो 3 मार्क्स मिलते हैं वो ज्यादातर कहां मिलते हैं, अपने को टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, और वो भी किस सर की, जिधर से आप पढ़े हुए हो, वही टेस्ट सीरीज में आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। जनरली 2.5 की ही मार्किंग होती है। ठीक है, तो आप ये उम्मीद करिए कि यदि आपने इतना लिख के आए हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, करमवीर। देखिए फिर क्वेश्चंस करमवीर जो है, अब आपको यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे ही आप यूनिट क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, और यूनिट नंबर 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है मध्य प्रदेश का साहित्य। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के साहित्यकार विशेष मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, अब इसमें जब ये क्वेश्चन आया तो आपको ये पता है कि ये क्या है, पत्रिका है। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि रचनाकार कौन है, और तीसरा चीज आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये इसका प्रकाशन कहां से होता था। प्रकाशन, ठीक, ये पत्रिका जो थी मासिक पत्रिका थी। ठीक है, दूसरा इसके रचनाकार कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, और इसका प्रकाशन कहां से होता था, खंडवा से। इसके संदर्भ में कोई विशेष फैक्ट आपको याद हो कि कोई विद्रोह हुआ है 1921 में, एक विद्रोह हुआ था, तो उसका प्रकाशन भी जो था वो करमवीर पत्रिका के माध्यम से दिया गया था। एक तो ये लिख सकते हैं आप, या दूसरा इसका विशेष फैक्ट क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में योगदान रहा। अब आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है तो आप इतना लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे उसमें इन पत्रिकाओं के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी में क्या करा था, जन जागरूकता को फैलाया था। तो आप यदि ये 3-4 फैक्ट लिख के आते हैं तो आप इसमें भी उम्मीद कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन जो है ये वाला इजी है, और ये तो गलती नहीं होना चाहिए था, तो आप इसमें निश्चित रूप से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इसमें मार्क्स मिलने चाहिए 2.5 मार्क्स, यदि आप इतना जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माचा। अब ये माच है या माचा, ये वही सवाल है कि हिंदी से इंग्लिश में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ तो माच का माचा हो गया, है ना। तो इसमें ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये क्या है, लोकनाट्य है। तो पहला फैक्ट तो आपका यही होना चाहिए, मध्य प्रदेश का लोक नाट्य। ठीक है, दूसरी चीज इसकी ये है कि क्यों प्रसिद्ध है,
कहाँ होता है और सबसे ज्यादा कहाँ प्रसिद्धि इसकी प्राप्त है, तो आप लोग सब जानते हो कि ये जो है उज्जैन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, या उज्जैन में होता है। उज्जैन लिख सकते हैं या मालवा क्षेत्र लिख सकते हैं, मालवा क्षेत्र में प्रचलित। ठीक। तीसरा आप इसका फैक्ट ये डाल सकते हैं, यदि आपको कोई कलाकार याद हो, कलाकार याद हो या इसके वाद्य यंत्र याद हो, तो उनमें से कोई भी एक चीज को मेंशन कर सकते हो आपके इनके कलाकार में। जैसे गोविंद जी बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना, एक जो है वो राम जी जो है बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि गोविंद सिंह जो है वो इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो वहां से आपको क्वेश्चन मैनेज हो सकता है ना। और इसमें भी आपको 2.5 से 3 नंबर की उम्मीद करना चाहिए, आपको 2.5 नंबर इसकी भी उम्मीद करिए कि 2.5 नंबर यदि आप ऐसा लिख के आए हैं तो इजी क्वेश्चन है, यहां से आपको गलत नहीं होना चाहिए, यहां से आपको नंबर मिलना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, बरमान मेला, ये भी इजी के संदर्भ में, ये मतलब ये मान के चलिए ये भी वही क्वेश्चन था कि शुरू उन्होंने टफ में दिया, अब धीरे 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 करके वो इजी होता जा रहा है, उन्होंने इजी क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दिए। बरमान मेला जो है आप जानते हैं इसको कि ये कब लगता है, इसके 3 फैक्ट हम क्या लिख सकते हैं। पहले तो आप ये बता दो कहां, तो पहले जिला आपको पता होना चाहिए और जिले का वो क्षेत्र पता होना चाहिए, यहां पर ये लगता है। ठीक। दूसरा जो है आपको बोल सकते हैं कि कोई विशेष तिथि पे लगता है तो वो तिथि पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, कोई विशेष त्योहार पर लगता है तो उस त्योहार पता होना चाहिए, तो हमें पता है किस त्योहार पर लगता है, ये मकर संक्रांति पे लगता है, तो उसके बारे में मेंशन कर दीजिए। तीसरी चीज, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता मतलब ये किस उद्देश्य से लगता है, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि कुछ स्पेसिफिक दिन के लिए लगता है तो वो दिन मेंशन कर दीजिए, बस। यदि आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको इसमें भी 3 मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये किस उसको लगता है, किस जिले में लगता है, तो नरसिंहपुर में लगता है ये, पहली चीज तो ये हो सकता है ना। दूसरा क्षेत्र, तो क्षेत्र गाडर वाला, गाडर बाड़ा। ठीक। तीसरी चीज, किस त्योहार पर लगता है ये, तो मकर संक्रांति। और दिन कितने दिन के लिए लगता है ये, तो 13 दिन के लिए लगता है। और इसके विशेष के संदर्भ में बोल सकते हैं कि ये नर्मदा नदी के संगम स्थल पर लगता है। दूसरी चीज क्या है कि ये उस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति उसको बनाए रखने के उद्देश्य से लगता है, और आसपास के जितने भी क्षेत्र के विभिन्न समुदाय के लोग हैं वो इस पर एकत्रित होते हैं और मेल मिलाप को भी इससे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखते हो तो इसमें भी आपको उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ से आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर या 2.5 नंबर की उम्मीद यहाँ से भी करें आप, यदि आप ऐसा लिख के आए हैं तो, क्योंकि मिलेंगे नंबर। जब शुरू में क्वेश्चन वो टफ कर देता है तो मार्किंग भी क्या होती है, कई बार इजी हो जाती है। यदि आप इतना भी इसको फुलफिल कर देते हो तो आपको नंबर वो देगा और आप धीरे धीरे अपना स्कोर इंप्रूव करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, जेजाग भुक्ति। तो देखो, जेजाग भुक्ति के संदर्भ में ये पता होना चाहिए कि जेजाग भुक्ति किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्षेत्र का नाम आप सभी लोग जानते हैं, बुंदेलखंड जो वर्तमान है, बुंदेलखंड का पुराना नाम, ठीक है। मेनली ऐसा नहीं है कि ये चंदेल शासकों के टाइम पर आया, ये पहले से भी था। आप पहले से देखोगे कि गुप्त काल में भी जेजाग भुक्ति का नाम था। ठीक है, परंतु ये सबसे ज्यादा हाईलाइट कब हुआ, जब यहां चंदेल शासकों ने राज किया। चंदेल शासकों द्वारा शासित, चंदेल शासकों का शासन क्षेत्र। ठीक है। तीसरा, आप ये बता सकते हो कि इसका विवरण जो है वो वैसा दे सकते हैं कि ये किन 2 नदियों के मध्य है। तो मेनली जो ये था वो ये यमुना और नर्मदा के मध्य, मध्य क्षेत्र। ठीक है,
ये 3 फैक्ट लिखोगे तो ये भी इजी क्वेश्चन है, यहां पर भी आप डील कर सकते हैं, 2.5 मार्क्स। ठीक है, 3 फैक्ट लिखने से ये श्योरिटी हो जाती है कि हाँ बच्चे को उसके आइडिया। देखो तीनों फैक्ट जो होते हैं जब आप लिख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये तीनों फैक्ट ही जो हैं वो अलग अलग डायमेंशन में होने चाहिए, है ना, एक ही डायमेंशंस के ना लिखें। नेक्स्ट, पता नहीं एमपीपीएससी को क्या मिलता है ऐसे शासकों के बारे में पूछने में जिनके बारे में आपको डाटा ना पता हो। पहली चीज क्या कि यदि वो कोई शासक पूछ रहा है तो बच्चा अपने आप की पूर्ति कैसे कर लेता है कि उन्होंने बोला यार चलो एक फैक्ट तो लिख ही दूंगा। अब यदि आपको नहीं पता होता और वो केवल यहां पर ये पूछ रहे होते कि तुकोजी राव तृतीय कौन है, तो आपको सुकून क्या मिल जाता, ये होलकर वंश के शासक है, मगर उन्होंने होलकर भी लिख के दे दिया तो अब ये भी नहीं लिख सकते। पहली चीज। दूसरी चीज कि नहीं पता होता तो हम कोशिश क्या करते कि कम से कम उसका सन पता हो कि भी ये सन कब से कब तक था तो काम चल जाए, तो सन भी नहीं पता है। यदि कोई व्यक्ति ने कोई विशेष बहुत अच्छा काम करा हो कि उसके ड्यूरेशन में कुछ ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हो गया हो या उसने कोई मूर्ति बनवा दी हो या बोल सकते हैं कि मंदिर किला निर्माण करवाया तो भी याद हो, तो इनके तो वो भी नहीं है कि हमें एकदम स्पेसिफिक याद हो। जो बच्चा पटवारी की तैयारी कर रहा था तो शायद उसको याद हो, ने चलते चलते पटवारी में पढ़ लिया हो कि ये कौन थे, है ना। तो देखिए इनके सन के बारे में जो है वो 1903 से 1926 तक रहे। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं मेरे को कि ये होलकर वंश के शासक थे, ठीक है। तो ये आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं होलकर वंश के शासक जो 1903 से 1926 तक शासन किया। पहली चीज तो ये मेंशन कर दी इनकी। दूसरी चीज इनके कार्य में इंदौर का जो मानिक बाग है उसका विवरण है, बाग का निर्माण कहां करवाया उन्होंने, इंदौर में, ठीक है। तीसरी चीज जो इनके संदर्भ में आती है वो ये आ सकती है, देखो अब चीजें गोल मटोली लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें उनके पास डाटा मिल ही नहीं रहा है। तो गोल मटोल लिखने के संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं कि इनके टाइम पर एक घटना हुई थी 1920 में। कौन सी हुई थी, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन ऐसा तो नहीं था कि मालवा में नहीं हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो हुआ है ना मालवा क्षेत्र में, उस समय जो शासक थे वो ये थे। ठीक, इसमें मैं ये तो श्योरिटी नहीं दे सकता हूं कि आप इतना लिख के आओगे तो वो आपको क्या नंबर देगा, पर ये जरूर बोल सकता हूं कि वो आपको जाते जाते भागते भागते 1 नंबर तो दे देगा, है ना। इसमें ये गारंटी नहीं है कि 3 मिलेंगे, मगर यदि उसको पसंद आ गया कि भाई बच्चे ने इतना लिखा है यार उसकी मेहनत खराब नहीं करूं, थोड़ी बहुत उसकी मतलब यही सोच लो कि चलो ठीक है यार उनने बेचारे ने रोग आके कुछ जोड़ तंगोड़ के कुछ तो लिखा, तो वो 1 नंबर दे सकता है। इसकी गारंटी मतलब गारंटी क्या है, ये तो कोई भी प्रमाणिकता नहीं कि वो ये कंटेंट पे खुश हो जाएगा और बोलेगा नहीं यार बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा। हो सकता है वो 3 भी दे दे, मगर अपन मिनिमम मार्किंग लेके चलते हैं कि अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि हम क्या करके आए। देखो कौन ने कितना रायता बगराया है वो उसकी कॉपी जानती है और एक वो व्यक्ति जानता है ना, और एक एग्जामिनर जो कॉपी देखेगा। सबसे पूछो पेपर कैसा गया, 1 नंबर गया, इससे अच्छा तो जा ही नहीं सकता था, और इतना सरल पेपर तो इससे पहले कभी आया ही नहीं। दिमाग में यही रहता है, क्यों, क्योंकि आप क्या करके फिर वो बाद में समझ आती है कि यार मैंने ये चीज तो ये वाला फैक्ट तो भूल ही गया, ये वाली चीज तो लिखी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल एकदम उससे कि आपने जो लिख के आए हैं उसका मूल्यांकन अपने हिसाब से कर लेना, ठीक। क्योंकि क्वेश्चंस जो आए थे ना बहुत वो भी नहीं थे कि मतलब आउट ऑफ द सिलेबस, सब सिलेबस से ही आया था। नेक्स्ट, दोस्त मोहम्मद खां, ये तो उनका फेवरेट टॉपिक रहा है। आप जिन लोगों ने भोपाल रियासत को थोड़ा सा भी बस ऐसे भोपाल रियासत में घुसे ही होंगे तो ही मिल गए होंगे इनके भैया, तो क्यों, क्योंकि ये भोपाल रियासत में जो हम बोलते हैं ना स्थापना करी भोपाल रियासत की वो इन्होंने ही करी थी। और कब करी थी, तो 1726 में भोपाल रियासत की स्थापना की, ठीक। ठीक, दूसरा जो होगा इसके संदर्भ में फैक्ट ले सकते हैं कि हमें पता है कि इन्होंने रानी कमलावती को सहयोग करा था
गोंड साची का रानी कमलापति के साथ सहयोग रहा, या फिर बोल सकते हैं कि मुगल सेना में भी ये क्या रहे थे, सैनिक और सेनापति के पद पर रहे, है ना। तो दो चीज मेंशन जो आपको सही लगे वो आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो एक तो रानी कमलापति वाला फैक्ट लिख सकते हो, और दूसरा मुगल सेना वाला लिख सकते हो। ठीक, तीसरा जो फैक्ट है वो आप इस संदर्भ में इसको मेंशन कर सकते हो कि इनके द्वारा निर्माण कार्य, तो भोपाल में इन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया और एक आधी रोड का निर्माण भी करवाया था, तो आप वो दोनों चीजें क्या कर सकते हैं इसमें मेंशन कर सकते हो। तो आप 2.5 सीढ़ी मस्जिद। यदि आप इस तरीके से लिख के आते हो तो इसमें भी संभावना आपकी ये बनती है कि आपको 2.5 नंबर मिलने चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, किस्मत का भी गेम है। हो सकता है कि मैंने सेम ये क्वेश्चन लिख के आया तो मेरे को 2 नंबर मिले, और हो सकता है कि आपने सेम लिख के आए हो आपको 3 नंबर मिल जाए, ये भी होता है। दूसरी चीज, मैं रानी कमलावती वाला फैक्ट लिख के आया तो उसको पसंद ना आए, हो सकता है आप मुगल सेना वाला फैक्ट आ जाए आपको पसंद आ जाए। आप केवल जो लिख के आते हो उसको जस्टिफिकेशन ऐसा देना है कि आप स्पष्टीकरण के साथ लिख के आओ, है ना। ये गारंटी नहीं है कि मतलब आपने जो फैक्ट डाल के आया उसी फैक्ट के आधार पर वो नंबर दे। ये जरूर है कि जब आप लिख के आओगे तो आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि वो इस तरीके से कट बिल्कुल नहीं करेगा। कुछ मार्क्स का, आधे नंबर का, 1 नंबर का हेर फेर हो सकता है, तो हम ये मान सकते हैं कि जिसने ऐसा लिखा होगा तो 2.5 भी मिल सकते हैं, उसको 2 भी मिल सकते हैं, तो आप मिनिमम 2 लेके चलना। ठीक है, मार्किंग अपन इसलिए कर रहे हैं ये मैं उन बच्चों के लिए तो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं और इनको भर भर के बोरियों से नंबर मिल जाते हैं, 90 ले आए, 100 ले आए, और जब मेन रिजल्ट आता है तो क्या हुआ, सब खाली खल्लास, 700 नहीं आ पा रहा है ना। तो अपने को कोशिश ये करनी है कि हम एक आइडिया समझ ले कि हम एक रफली जब लिखते हैं और पेपर पूरा कंप्लीट करते हैं, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, तो हमें कितने नंबर मिल सकते हैं और कितने मिलने चाहिए, है ना। देखिए आप देखोगे, नेक्स्ट स्लाइड से मैं पहले आपको समझाता हूं, समझो। टोटल पेपर जो होता है वो 1400 मार्क्स का होता है। 20 में आप देखोगे कि 20 में जो रिजल्ट आया उसमें लोगों के यदि 700 750 नंबर थे, मैं जनरल कैटेगरी को लेके चल रहा हूं, जिन लोगों के 750 थे उनके लिए श्योरिटी थी कि उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो इंटरव्यू है ना। तो अब ये मान के चलो 750 जो मार्क्स लाना है वो कितना टफ हो रहा है लोगों के लिए, और मार्किंग जो है वो भी बहुत हाई लेवल की हो रही है। ऐसी नहीं हो रही कि मार्किंग बिल्कुल भर के दे रहे हैं, जैसे कई बच्चों की मैंने कॉपियां देखी हैं उसमें हर एक टेस्ट में उनके पार्ट 150 में से 100 नंबर आ जाते हैं, 200, 180, 200, 180 का रेशो चलता है उनका। तो वैसी मार्किंग नहीं होती है। मार्किंग का संदर्भ ये होना चाहिए कि आप एक मिनिमम लेवल लेके चलो कि आप कितना डिजर्व करते हो, है ना, डिजर्विंग उसके, और आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपके टेस्ट सीरीज में 90 नंबर आ रहे हैं तो आप भूल के ही रहो, मैं तो 90 आते हैं, कहीं का भी लिखवा लो टेस्ट। डिपेंड करता है चेकर कौन है ना। तो आप जब मिनिमम स्कोर लेके चलोगे कि यार इतने तो मिलने चाहिए, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको एक वास्तविकता भी पता रहेगी आपकी कॉपी की, और दूसरी चीज रहेगी कि आपको इस तरीके का फेयर नहीं रहेगा कि मतलब आप क्यों मार्किंग कैसी होगी, मेरे को नंबर कितने मिलेंगे। जितना आप इतना लिख के आओगे तो वो मिनिमम आपको 2 नंबर तो देगा ही देगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, ये 3 मार्कर थे। 3 मार्कर में यदि अपन स्कोर देखें, मैं शुरू से करता हूं, मैं बताता हूं कि क्या स्कोरिंग रहनी चाहिए थी। देखो ऑलमोस्ट जितने बच्चे जो आए हैं वो इसको तो गलत करके आए होंगे, तो मैं इसको छोड़ देता हूं कि बच्चे ने स्किप ही करा होगा। ठीक, दूसरा हो सकता है कि यदि बच्चे ने ऐसा ऐसा ही लिखा होगा तो मैं उसकी उम्मीद कर सकता हूं कि उसको 2.5 मिले होंगे। अन्यथा हम कितने लेके चलें इसके लिए, 1 या 1.5 नंबर, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। तो 1.5 नंबर यहां मिल गए अपने को पहले क्वेश्चन में। इसमें हर्षयाक्ष में भी आप उम्मीद कर सकते हो 2 मिलेंगे, तो कितने हो गए आपके 3.5। ख्वाजा तक्ष में मैं ये गारंटी दे रहा हूं किसी को नहीं बनेगा, काट दो, छोड़ नहीं है ये तो। चांद बीबी में 2.5 ना मानते हुए अपन इसको 1.5 लेके चलते हैं, क्योंकि उम्मीद यह है कि जो अच्छा लिख के आएगा उसको 2.5 मिले होंगे, बाकी एवरेज मार्किंग के हिसाब से हम 1.5 लेके चलते हैं। तो कितने होगा ये 5 नंबर। यहां 2 मिलने की संभावना है, तो 2 इसके हो जाएंगे कितने, 7। यहां मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये भी बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं करा होगा। ठीक,
हाँ, हृदयनाथ कुंजरू में 2 नंबर मिलने की संभावना है 9। भारतीय स्वतंत्रता बिल में 2.5 नंबर मिलने की संभावना है, मिल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो 9 और 2 11 और 1 11.5। करमवीर में भी 2.5 नंबर मिलने की संभावना है, इजी क्वेश्चन है, 12 और 2 14। माचा में भी 2.5 नंबर मिलने की संभावना है, 16.5। बरमान मेले में आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, 100% मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था और यहां डिजर्विंग है। 16.5 और 2 18 और 18.5। जेजाक भुक्ति में इसको आप कम कर सकते हो, इसको 2 पे ले आइए। क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपने क्या फैक्ट कैसे लिखे होंगे, है ना। तो 2 इसको कर सकते हैं हम। तो 18.5 और 2 20। इनके संदर्भ में आपको बहुत अच्छे फैक्ट नहीं पता है, इसलिए इसको 1 नंबर की मार्किंग देता हूं कि 20 और 1 21। दोस्त मोहम्मद खां में आप 2.5 नंबर की मार्किंग कर सकते हैं, 21 और 2 23। देखिए कितना भी जोर लगा लेंगे आप, है ना, तो भी आपकी मार्किंग जो है वो 25 नंबर तक ही जाएगी। बस बढ़ाओगे घटाओगे, मिनिमम मतलब इतने ही मिलने हैं। कितने भी अच्छे आंसर लिख के आओगे आप, तो आप ये मान के चलें कि आप इसमें अभी 25 नंबर ला सकते हैं, है ना। बहुत अच्छे आंसर लिखे होंगे तो आप मैक्स टू मैक्स 27, मतलब बहुत ही एक्सीलेंट। और आपको चेकर ऐसा मिल गया जैसे आपके चाचा हो या मौसा हो या दादा हो, इस तरीके के होंगे, तो वो नंबर दे देंगे, तो आपको 30-35 मिल जाएंगे। नहीं तो कितने हैं, अपन ये मान के चलेंगे हम 27-28 पे ही रुकेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम 5 मार्कर पर। 5 मार्कर में इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो शायद पेपर इस तरीके से बना था कि सब लोग चाय पे बैठे होंगे और उन्हें एक दूसरे से पूछे क्या पूछें, तो उन्होंने बोला कि यार एक काम कर, ये बता दे वृद्ध स्नानागार क्या होते हैं, है ना। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जिसमें बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं, मतलब मेरे को नहीं लगता कि बहुत 5 मार्कर इतने टफ थे कि बच्चा झेल ही नहीं पाए। अब जब पेपर इजी हो जाता है, 5 मार्कर जब इजी हो जाते हैं, तो इसमें एक चीज जो है वो चेंज क्या हो जाती है, समझिए बात इसको, कि जैसे क्वेश्चन इजी हुआ तो वहां आप कंटेंट मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि कंटेंट तो ऑलमोस्ट सबने लिख के आए कि मोहनजोदड़ो में वृद्ध स्नानागार हैं, इनका यूज जो होता था वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। अब यहाँ कंटेंट मैटर नहीं कर रहा है, अब यहाँ मैटर जो चीज कर रही है वो कर रही है प्रेजेंटेशन। आपने कौन सा फैक्ट जो है वो कब लिखा और उस फैक्ट को जो है वो शो कैसे करा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं ये मेरी बुक है, आपके पास फैक्ट जो है वो कौन कौन से हैं। पहले हम फैक्ट पे चर्चा कर लेते हैं, फिर उसको जमाने की बात करेंगे। तो पहला फैक्ट तो हमारे पता है कि जो वृद्ध स्नानागार हैं वो किस संस्कृति से मिले हैं हमें, तो वो मिले हैं हमें सिंधु सभ्यता से। पहला फैक्ट तो हमें ये मिल गया। ठीक, दूसरा फैक्ट जो है वो सिंधु सभ्यता में हमको कहां से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक, तीसरा फैक्ट, कुछ होशियार बच्चे हैं और कुछ क्या बहुत सारे बच्चों ने इनकी लंबाई चौड़ाई और बोल सकते हैं मापन जो है वो याद होगा उनको, जैसे लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी थी। ठीक, चौथा फैक्ट जो है हमारे पास वो ये है कि इनका यूज क्यों होता था, उपयोग। ठीक, पांचवा जो फैक्ट है हमारे पास वो इस संदर्भ में है कि इनकी विशेषता क्या थी। अब ये हमारे पास बोल सकते हैं कि एक रफली चार्ट है कि ये था। शुरुआत आप यहां से करते हैं, वृद्ध स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए विशेष नगरीकृत व्यवस्था, या फिर बोल सकते हैं कि विशेष जो है स्थापत्य कला की एक अद्भुत वो है, आप बोल सकते हो कि कलाकृति बोल सकते हो उसके संदर्भ में कि एक कलाकृति है। तो हमने पहला मेंशन तो ये कर देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में ये था। ठीक, दूसरा हम उसमें ये मेंशन कर देंगे कि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब फैक्ट जो है इनको आपको इस तरीके से बताना था कि इनकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 11.88, 11.88। चौड़ाई थी इनकी 7 मीटर और गहराई जो थी 2.3 मीटर थी। आपको ये पता होना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है इसका उपयोग।
तो इसका उपयोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था। इसका विवरण इस संदर्भ में मिलता है कि इनका जो उपयोग किया जाता था वो धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों के लिए मिलता था, किया जाता था। तो अब ये यहां लिख सकते हो कि धार्मिक कार्यों में उपयोग। अब ये चीज जो है वो किस चीज को शो करती है? ये शो ये करती है कि जो व्यक्ति भी धर्म से पहले अपने आप को स्नान कर रहा है, तो मतलब वो जल को क्या मानता है? पवित्र मानता है। तो एक साक्ष्य तो ये भी मिलता है कि ये जल की पवित्रता, जल पूजा एवं पवित्रता का साक्ष्य है। तो चीज समझ आ गई? पहले तो हम उपयोग बता देंगे कि इसका उपयोग सामान्य था, मतलब जो खोज करता है उनको ये लगता है कि इसका जो उपयोग किया गया है वो धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों में किया जाता था। और ये किस चीज को शो करता है? ये शो करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जल को क्या मानते थे? पूजनीय मानते थे, और उसकी पवित्रता पर भी वो बल देते थे कि हम यदि कोई अनुष्ठानिक कार्य करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हमें स्नान करके करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या थी? तो विशेषता के संदर्भ में आप जब जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो वर्तमान में स्विमिंग पूल है उसी का मतलब जो बोल सकते हैं कि उसी के तर्ज पर जो स्विमिंग पूल बन रहे हैं, है ना। यहां पर जो इनकी विशेषता थी कि इनके जो फर्श होते थे बहुत ही चिकने होते थे, फर्श में ऐसी चिकनाहट का यूज किया जाता था। दूसरी चीज, इसका जो जल निकालने का और जल आने का दोनों ही एक की निकासी और एक जल आने का जो प्रवेश द्वार था वो दोनों ही अलग हुआ करते थे कि जल कहां से निकलेगा। तीसरी चीज इसकी विशेषता क्या थी कि इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां बनाई जाती थी। उतरने के लिए आपको जैसे स्विमिंग पूल में सीढ़ियां होती हैं वैसे ही इसमें सीढ़ियां होती थी। तो आप इतने यदि कंटेंट डाल के आते हैं तो आपको ये मान के चलिए कि इसमें 3.5 नंबर से 4 नंबर तक मिलने की संभावना है, 3.5 से 4। पर इसको व्यवस्थित क्रम में जमाने की बात है। देखो कंटेंट तो मेरे को ये लगता है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा, कोई बहुत भारी कंटेंट नहीं था। हो सकता है कि वो इन दोनों चीजों को थोड़ा रिलेट ना कर पाए कि ये धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों के लिए यूज होते थे और ये जल पूजा और जल की पवित्रता के साक्ष्य हैं। ये 2 फैक्ट हो सकते हैं मिस हो जाए, बाकी ये तो सब लोगों को पता होगा। मगर जो व्यक्ति इसको व्यवस्थित रूप से लिख के आया होगा कि ये आपकी बुक है और बुक में वो आंसर को फ्रेमिंग अच्छे से करके आया कि उन्होंने प्रस्तावना में बता दिया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं, है ना। दूसरे में आपको यहां पर जो लिखना था वो ये इनके बारे में लिखना था, इनका उपयोग, और फिर उपयोग में दोनों उपयोग इनके वर्णित कर देते। तीसरी चीज में आपको उसका मापन लिखना था और मापन में गहराई, लंबाई, ऊंचाई लिख देते। और लास्ट में उसकी विशेषता के संदर्भ में उसके फर्श का उल्लेख कर देते और उसके साथ साथ उनकी सीढ़ियों के बारे में बता देते कि भाई इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां आई थी। तो इससे आपके कंटेंट तो अच्छा हो ही जाता है, साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता। ठीक, तो यदि आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 3.5 नंबर या 4 नंबर के इसके हकदार हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मेरे को समझ नहीं आया कि कैसे पूछ लिया गया, बट हो सकता है कि इसको 2 जगह से रिलेट करा जा सकता है। पहले इसका जो रिलेशन बनता है वो आप भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पूछा है उन्होंने, है ना। तो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में ये बोल सकते हो आपके उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है, उत्तर वैदिक काल, है ना। तो वहां से रिलेट करके आप देख सकते हो कि शायद उत्तर वैदिक काल में जब संस्कार व्यवस्था चालू हुई और लोग जो है वो धर्म में बहुत ज्यादा अनुष्ठानिक कार्य करने लगे, है ना, धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य बढ़ने लगे, तो हो सकता है कि वहां से रिलेट कर दिया हो। मगर जनरली जो अभी हम विशेष रूप से इसको पढ़ रहे हैं तो आप सेकेंड पेपर का जो आप 4th यूनिट देखोगे, यूनिट 4 पार्ट ए का सोशियोलॉजी समाजशास्त्र वाला पार्ट जो है वहां पर ये पढ़ने को मिलता है। तो अब ये तो कह नहीं सकते कि नहीं भैया मैं इसका आंसर नहीं लिखूंगा, मैं इसका आंसर तो वहीं लिखूंगा क्योंकि मैं तो पढ़ के उसके लिए आया था, ऐसा तो नहीं कर सकते ना अपन। मगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी पूछा है इन्होंने। मगर आपने यदि उसको याद करके आए हैं, सोशियोलॉजी वाले का आपका माइंडसेट होगा तो आप इसको आंसर को अटेम्प्ट कर लेंगे। एक तो तरीका वो हो सकता है। दूसरा, यदि आपने उत्तर वैदिक काल को अच्छी ढंग से पढ़ा है और आपको पता है कि जब धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य चालू हुए थे तो वहां पर भी हमने कुछ ऋण जो व्यवस्था थी वो चालू कर दी थी। बेसिकली जो ऋण होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं।
आपको इसका आंसर बताता हूं कि किस तरीके से हमें इसको प्रेजेंट करना था। शुरुआत में तो आपको ये बताना था कि भारतीय संस्कृति में जो ऋण व्यवस्था है वो कितने हैं। जैसे यहां पर अपन को 3 ऋण हैं, तो 5 ऋणों का विवरण देना था आपको। ठीक है, और वो 5 ऋण कौन कौन से थे? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, उसके बाद अतिथि ऋण, और लास्ट है आपका भूत ऋण। इन 3 ऋणों को ठीक है, तो ये जो 3 ऋण हैं ये सबसे प्रमुख माने जाते हैं। तो यदि आपको ऋण पता होंगे तो ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और यदि आपको क्वेश्चन ऋण ही नहीं पता है तो आप क्या लिख के पाओगे? ये वो वाला कर्जा तो नहीं है कि 5,000 दे दे, 2,000 दे दे, 3,000 दे दे, वो वाला ऋण नहीं है। ये वो ऋण है कि जिस व्यक्ति ने हमें जन्म दिया है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके संदर्भ में। तीसरी चीज के एक समाज के नाते हमारे, या फिर बोल सकते हैं कि पूर्वजों के लिए हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, उन ऋण से रिलेटेड आपको आंसर लिखना था। तो आपको शुरुआत कहां से करनी थी? पहले ये बताना था कि भारतीय परंपरा में जो ऋण है वो क्यों माने जाते हैं, है ना, इसका मेन पर्पस क्या है। तो शुरुआत आपके उद्देश्यों से कर सकते थे आप, है ना, क्योंकि आप थोड़ी सी एक प्रस्तावना के रूप में बता सकते हो कि भारतीय परंपरा में जो बोल सकते हैं कि एक मतलब अपने जो पूर्वज हुए, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे धार्मिक सामाजिक जो हमारे दायित्व हैं उसके संदर्भ में हमारी कुछ उद्देश्य वो हो सकते हैं कि हमारे कुछ कर्तव्य हो सकते हैं। उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए भारतीय संस्कृति में ऋणों की व्यवस्था की गई। दूसरी चीज क्या है, आपको ध्यान रखना कि जब ये ऋण लिखो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये ऋण जो है वो किससे संबंधित है, ये वाला ऋण जो है किस संबंधित है, और ये क्यों है। सबके तीनों के अलग अलग डायमेंशन है। जब देव ऋण पढ़ा जाता है तो देव ऋण का मेनली जो पर्पस होता है वो विष्णु से संबंधित होता है, और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि आप देखो अपने जीवन काल में मन वचन कर्म से किसी ना किसी का अपमान तो कर ही देते हो। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं डायरेक्टली आपने किसी का अपमान किया, मन में कुछ सोच लिया, या बोल सकते हैं कि आपके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, या आपसे किसी भी प्रकार का पाप हो गया। अब वो चाहे मन से हो, वचन से हो, या कर्म से हो, अब वो हमें पता नहीं देता है। मगर ऐसे पापों से बचने के लिए जो ऋण किया जाता दायित्व है कि मतलब इन पापों से हम क्या बोलते हैं कि चीजों को मैनेज कर लें, वो देव ऋण के माध्यम से करी जाती है। कि भाई आपका ये दायित्व बनता है कि आपसे यदि किसी का अपमान हो जाए या आपसे कोई गलती हो जाए तो आप ये ऋण के माध्यम से उसको चुका सकते हो। ठीक। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान शंकर के संदर्भ में किया जाता है ना। और दूसरी जो व्याख्या इसकी वो ये है कि जब व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, कैसा ज्ञान प्राप्त करता है कि पुराण पढ़े, तो पुराणों में जो ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन लगाया और उस जीवन के माध्यम से एक सार दे दिया। जैसे आप पढ़ोगे कि विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि आपने मत्स्य पुराण में ये लिखा हुआ, तो उसमें हर एक ऋषि मुनि ने अपने पूरे जीवन काल की व्याख्या करी है। अब आपने उससे ज्ञान प्राप्त किया, अब उस ज्ञान के संदर्भ में आप उनको बदले में क्या दोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके नाम से कुछ यज्ञ करवाने पड़ेंगे और उनको कुछ चीजें भेंट करवानी पड़ेंगी। तो ये जो ऋण चुकाया जा रहा है वो ज्ञान के बदले चुकाया जा रहा है। तो ये जो ऋण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऋषि ऋण हो जाएगा। कि जो ऋषि मुनियों ने हमें ग्रंथ दिए हैं, हमें ज्ञान दिया है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके सम्मान में हम क्या करें? यज्ञ अनुष्ठानिक कार्य करवाएं। नेक्स्ट जो है वो है पितृ ऋण। देखिए, इस धरती पे जो मैं आया हूं वो मेरे माता पिता के उससे आया हूं मैं, और मेरे माता पिता जो हैं वो उनके माता पिता से आए हैं। अब हमारी क्या मोरल जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो माता पिता हैं उनके मतलब उनके होने से तो मैं था, ठीक है, तो उनके सम्मान में या मैं अपने पूर्वजों के संदर्भ में कुछ क्या करूं? धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य करूं, तो वो हो जाएगा पितृ ऋण। और इन तीनों ऋणों की आपको व्याख्या इसी संदर्भ में करनी थी कि देव ऋण लिखते, फिर उसके बारे में बता देते ये क्यों होता है, ऋषि ऋण लिखते, उसके बारे में बता दे कि ये क्यों होता है, और पितृ ऋण लिखते, फिर उसके बारे में बता देते कि ये क्यों किया जाता है। बस
यदि आप इस तरीके से इसका आंसर लिखते तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम आप 2.5 से 3 मार्क्स ला सकते थे, 3 मार्क्स इसमें आपको मिल जाते। मगर लिखने का तरीका ऐसे ही होना था, क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफाई कराएं। उन्होंने देखो क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं, एक तो आपका ओपिनियन मांगा जाए। आपका ओपिनियन कैसा मांगा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि हमें क्या मतलब, आप बताइए आपकी क्या राय है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि फलानी चीज क्या है, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपको क्या करना है, वहीं पर बात करनी है जो पूछा गया है, ना कि इधर उधर की कोई बात करनी है। एक क्वालिटी आंसर कैसा होता है? क्वालिटी आंसर में सबसे मेनली चीज जो होती है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो, और आप क्या लिख रहे हैं वो। ठीक, जो आपसे पूछा जाए यदि आप वैसे ही लिखोगे तो आपको नंबर मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, आज हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। आज क्लास बड़ी काफी लंबी हो गई है, पर होपफुली जो भी मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा उसमें बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और उसके बाद ज्योग्राफी के सेशंस भी लेके आऊंगा। ऑलमोस्ट एमपीपीएससी के जितने भी पेपर होंगे उस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे आगामी एग्जाम जो 2022 में होने वाला है उसके लिए एक रोड मैप है। हम इनको देखकर हमारा पूरी प्लानिंग करेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा आ रहा है, और उसके साथ साथ हमें किस क्वालिटी का कंटेंट पढ़ना है। ठीक है।